Hello everyone and welcome to the last lecture of FRB that is fee division batch. लास्ट इकोनॉमिक्स का लेक्चर है ये, ठीक है। ओवरऑल लास्ट लेक्चर नहीं है और कल आपको पता होना चाहिए संडे है और कल हम लोग करने वाले हैं पूरा इकोनॉमिक्स थ्रू PYQs। 9:30 AM पे ये क्लास स्टार्ट होगी। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। बट हम करने क्या वाले इस लेक्चर में, हम पॉवर्टी और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में समझने वाले हैं। बट हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से। रीज़न बिकॉज यहीं पे हमने छोड़ा था क्या, पिछला लेक्चर जब हमने देखा था 7th 5-year प्लान जो था राजीव गांधी समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो इस समय और हमारे एम क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, FWP करके याद किया था, फूड वर्क यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। इसके तुरंत बाद ही 1991 और 92 में, या फिर मैं बोलूँ 1990 में ही इंडिया के फॉरेक्स जो रिजर्व्स थे वो इतने कम हो गए कि हमें देखना पड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, यानी भुगतान संतुलन का क्राइसिस। तो ये सर फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं जो एकदम ख़त्म हो गए थे। रफली आई थिंक बहुत ही कम बचे थे, आई थिंक $3 बिलियन समथिंग कुछ बचे थे, यानी कि हम कुछ दिन तक भी अपने इम्पोर्ट्स कैरी ऑन नहीं कर सकते थे, इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे। हल्का सा ग्लिम्स तो मैंने आपको दिया था कि उसके पीछे का रीज़न ये था कि हम फॉरेन करेंसी उतना, क्योंकि हमने हमारी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा लिबरलाइज नहीं थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा था बाहर से, दूसरी कंट्रीज से। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी, फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो इम्पोर्ट किससे करेंगे, गुइयाँ दे के ना, फॉरेन करेंसी दे के। तो वो कहाँ से आएगी, वो एक्चुअल में होते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स अभी ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं। और फॉरेक्स रिजर्व्स कैसे डिसाइड होते हैं, तो ये डिसाइड होते हैं कुछ चीज़ों से, जैसे FCA दैट इज़ फॉरेन करेंसी एसेट, हमारे पास कितनी फॉरेन करेंसी है। US डॉलर हो गया, अब जैसे मान लो हमने US को कुछ एक्सपोर्ट किया तो डॉलर लिए होंगे, चाइना को कुछ एक्सपोर्ट किया रेनमिनबी ली होगी, जापान को कुछ एक्सपोर्ट किया येन लिया होगा, तो ऐसे सब की दिनार ली होगी, ऐसे दिरहम लिया होगा। तो मतलब बहुत सारी जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं सबसे हमने करेंसी ली होगी। प्लस वहाँ के लोग अगर यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, भी देखेंगे किस तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, दो तरह के, तो भी फॉरेन करेंसी आ रही है। तो जिस फॉर्म में फॉरेन करेंसी आ रही है वो फॉरेन करेंसी एसेट के अंदर चली जाएगी। प्लस इसमें हमारी कैश के अलावा साथ साथ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में, तो हमने देखा था कि किस तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग। ऐसे ही अमेरिका भी अपनी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू वगैरह करता है, तो हमारी RBI उसमें इन्वेस्ट करके रखती है, सो दैट वी डू नॉट पुट ऑल आर एग्स इन वन बास्केट। तो अगर कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाए एकदम से तो वो लिक्विडिटी बेसिस पे होता है, जैसे वो GSEC थोड़ी ज़्यादा लिक्विड है, तो इस तरह से हम अपने बिछा के रखते हैं, सो दैट कि अगर मान लो एकदम से कभी डिप हो फॉरेक्स रिजर्व्स तो हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले हो। तो ये चीज़ हो गई। गोल्ड रिजर्व्स, क्योंकि गोल्ड तो हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है। अब मान लो हम इंडियन रुपी देंगे, कोई थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा। मान लो कि चाइना वाले हैं, फिर रशिया वाले हैं, तो उनको हम ले लो भाई रुपये, और बोलेंगे हम इसका करेंगे क्या, रुपये का करेंगे क्या। तो इसलिए वो क्या करते हैं, या फिर सभी कंट्रीज़ क्या करती हैं, गोल्ड रिजर्व्स भी मेंटेन करके रखती हैं, बिकॉज गोल्ड हर जगह एक्सेप्टेड है। अभी आपको पता है, जैसे अभी हमने 100 टन्स ऑफ गोल्ड मंगवाया UK से इंडिया में, उसकी एक अलग स्टोरी है, लेकिन खैर वो भी हमारे गोल्ड रिजर्व्स हैं, ठीक है। SDR होता है। अब ये तो होता है इन जनरल, ये दोनों होते हैं IMF के पास मेंटेन करने होते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो SDR दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये क्या होता है, एक तरह का पेपर गोल्ड है। ये एक्चुअल गोल्ड है, ये पेपर गोल्ड है। कि पेपर गोल्ड, ये एक्चुअली पेपर गोल्ड इस तरह का है कि इसमें 5 करेंसीज होती हैं, US का डॉलर, यूरो, येन जापान का, और चाइना की रेनमिनबी, और पाउंड ब्रिटेन का। तो ये इनका वेटेड एवरेज होता है ये, ठीक है। SDR ये भी आपको मेंटेन करना होता है। रिजर्व ट्रैंक पोजीशन रिक्वायर्ड कोटा टू बी मेंटेन विद इन द IMF। तो आपको सर्टेन पार्ट, आपको एक मतलब कोटा अलॉट होता है, उसका सर्टेन पार्ट आपको यहाँ पे IMF के पास जमा करके रखना है इन सारी चीज़ों का। जब इन सारी चीज़ों का आप ये कोटा यहाँ पे मेंटेन करोगे तो ये है कि आप IMF की फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कभी ज़रूरत पड़ी तो बिना ब्याज के पैसा ले जाओ, फिर एक सर्टेन अमाउंट के बाद ब्याज पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो SDR और RTP IMF के पास, गोल्ड रिजर्व्स एंड FCA इन जनरल, तो ये सारी चीज़ें बनाती हैं फॉरेक्स रिजर्व्स, जो हमारे ख़त्म हो गए थे 1991 में। देन PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह का ब्रेन चाइल्ड था जो LPG रिफॉर्म्स लेके आया था, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये डिबेटर्स नहीं, ये डेटर्स हैं, यानी IMF के अंदर जो सबसे बड़े डेटर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा कर्जा लिए हैं। पहले नंबर पर अर्जेंटीना और चौथे नंबर पर हमारा प्यारा पाकिस्तान, ठीक है। और अभी आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई। देखिए समझिए, इसको बोलते हैं भुगतान संतुलन। अब जब हमने देखा था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज़ बजट, तो वहाँ हमने देखे थे किस तरह से हमारी रिसीट्स थी। रिसीट्स का मतलब है कि इनकम, और किस तरह से एक्सपेंडिचर थे हमारे खर्चे। रिसीट्स दो तरह की थी, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट, यानी कि राजस्व हो गया और आपका ये पूंजी वाला हो गया, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंडिचर भी दो तरह का था, रेवेन्यू एंड कैपिटल,
है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये इस तरह के हमने पढ़े थे, है ना, कि यहाँ पे हमने पढ़ा था रेवेन्यू वाला साइड, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम पढ़ते हैं करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, चालू खाता और ये आप बोल सकते हैं पूंजी वाला खाता। अब करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है, तो जो भी हमारी कंट्री सामान बेचती है या फिर सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे हम सॉफ्टवेयर्स वगैरह सेल करते हैं, ठीक है, सामान बेचते हैं, तो वो सब कुछ, अब गुड्स को हम विजिबल बोलते हैं बिकॉज देख सकते हैं, लैपटॉप है, पेन है, पेपर है, टेबल है, ठीक है, मसाले बेच रहे हैं, तो ये क्या है, ये सामान है ना, देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं। सर्विसेज को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ छू सकते हो, तुम नहीं छू सकते हो, इनटैंजिबल है, इनविजिबल। तो विजिबल्स हैं, इनविजिबल, ट्रांसफ़र पेमेंट आ जाती है, रेमिटेंसेज आ जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट तो आपको समझ में आता है, कहीं से मान लो कि किसी ने ऐसे ही ट्रांसफ़र पेमेंट का इन द सेंस किसी ने ग्रांट दिया किसी कंट्री ने, तो उस तरह का, या फिर वर्ल्ड बैंक ने दिया, या फिर ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। रेमिटेंस होता है जो भारत से बाहर रह के भारत में पैसा भेज रहे हैं, तो जिस भी देश में रह रहे होंगे, जिस भी देश में कमा रहे होंगे, उसी देश की करेंसी में यहाँ पे पैसा भेजेंगे, तो वो भी हमारे रेमिटेंसेस भी हमारे यहाँ पे बनेंगे। किस तौर से, क्योंकि अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था, अभी मई की न्यूज़ है जो हमने मई के करंट अफेयर में देखा था, है ना, मई करंट अफेयर में देखा था कि चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। 118 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते हैं, बट उसमें 85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट यानी कि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो फिर कहाँ से हमारे पास इतना ढेर सारा फॉरेक्स रिजर्व्स आया। तो ये एक्चुअल में रेमिटेंसेस के मामले में इंडिया नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे मेक्सिको, और सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पे आता है रेमिटेंस, USA से आता है रेमिटेंस। सिर्फ यही कारण नहीं है, क्योंकि FDI वगैरह भी आता है। FDI वगैरह क्या होता है देखते हैं, तो रेमिटेंसेज एक बड़ा कारण है। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है बाहर से जो भारत में करते हैं, 2 तरह की होती हैं, FDI, FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब FDI तो होता है थोड़ा अच्छा टाइप का, फील लो, है ना, और ये थोड़ा सा, ये भी अच्छा होता है लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है, ये खोखला टाइप होता है। कैसे, जैसे किसी कंपनी ने इंडिया के शेयर्स खरीद लिए, उसको पता चला यार यहाँ पे तो स्टेबल गवर्नमेंट है ही नहीं, रोज़ रोज़ गवर्नमेंट चेंज हो रही है, नीतीश कुमार इधर से उधर हो रहे हैं, तो लेकर भाग जाएगा। इट इज़ काइंड ऑफ हॉट मनी, इसको हॉट मनी बोलते हैं। बट ये है जैसे कि मान लो कोई कंपनी आई इंडिया में, उसने प्रॉपर्टी ली, पूरी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, तो ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने पार्टी चेंज कर दी तो फैक्ट्री छोड़ के भाग जाएगी, है ना। अच्छा वाला इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है। जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को पूरा एक्वायर किया, तो ये काइंड ऑफ FDI है आपका। तो इसके थ्रू जो पैसा आ रहा है वो भी आपका उसी करेंसी में आएगा। तो कैपिटल अकाउंट में आपका और क्या आता है, बोरोइंग और लेंडिंग, जैसे कि जो मान लो हमने किसी कंट्री से लोन लिया या लोन दिया, वो भी कैपिटल अकाउंट में आता है। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। अब ये CAD क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो जिस तरह से याद करो हम फिस्कल डेफिसिट पढ़े थे, वैसे ही करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट में डेफिसिट अगर आ जाए, इसका मतलब ये है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, सिंपल। 3.3% है भी GDP का ये करेंटली। ट्विन डेफिसिट क्या होता है, ट्विन डेफिसिट होता है अगर हम CAD भी हैं और फिस्कल FD भी है, और एक्चुअल में है भी ये दोनों, तो हम इन ट्विन डेफिसिट में हैं। यानी कि हमारे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसकी वजह से फॉरेन करेंसी उतनी नहीं आ पाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से। एंड फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको बताया था क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर, या फॉर्मूला रिकॉल करो खुद से, अब इसको वीडियो को पॉज करो, खुद से रिकॉल करो, माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस बोरोइंग को आपको हटा देना है, ठीक है, क्योंकि वो आपको पे करना है इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आ जाते हैं पॉवर्टी पे, गरीबी थोड़ा खेल लेते हैं। तो गरीबी 3 तरह की होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सब्जेक्टिव। एब्सोल्यूट होती है कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई जो महीने का मान लेते हैं कि 8,000 से कम कमाता है वो गरीब हो गया, मान लो, ये मैं इन जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ऐसा गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। 8,000 से कम कमाता है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, ठीक है। तो हमने डेटा सेट कर दिया, 8,000 से ऊपर हो तो गरीब नहीं हो, और नीचे हो तो गरीब हो। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये है, मैं कमाता हूँ महीने का 10 लाख रुपये मान लो, ठीक है, और मेरे बगल वाला कमाता है महीने का 20 लाख रुपए, ठीक है, मैं गरीब हूँ। ये हो गई रिलेटिव गरीबी, मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप गरीब जन्म दिए, है ना, वीडियो देखे होगे तुम लोग। सब्जेक्टिव पॉवर्टी होती, सब्जेक्टिव इन द सेंस मेरा इंडिविजुअल परसेप्शन है कि मैं बैठा यहाँ सोच रहा हूँ भाई वो देखो लड़का, क्या ही लड़का है, पोर्शे 17 साल की उम्र है, पोर्शे लेके घूम रहा है, पब में जा रहा है, ग्रैंड फादर उसके मतलब इतना प्राउड फील कर रहे हैं उसको पोर्शे दिलाकर। यहाँ मैं बाइक के लिए मतलब इतना संघर्ष करना पड़ रहा है ना। या फिर मुझे कार लेने के लिए, मुझे बताओ पोर्शे में घूम रहा है और मुझे कार लेने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। और जबकि तुम्हारे पास, या फिर मान लेते हो तुम्हारे पास कार है, लेकिन यार मुझे वो फॉर्च्यूनर लेने के लिए भी देखो कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आपकी अलग गरीबी है ना। या फिर मान लो कि अंबानी का बेटा सोचे, अरे यार मतलब जो
इलॉन मस्क है, वो कितनी अमीरी में जीता है ना। तो वो सब्जेक्टिव गरीबी हो गई, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। खैर आगे बढ़ते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, बस ध्यान रखना है एब्सोल्यूट रिलेटिव का में क्या डिफरेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे बताने वाले। प्री इंडिपेंडेंस फर्स्ट डन बाई पोवर्टी लाइन, अनऑफिशियल तौर से दादा भाई नौरोजी जी ने निकाली। अब तुम वीडियो पॉज करो और सोच डालो जो दादा भाई नौरोजी के रिगार्डिंग क्या क्या हिस्ट्री में पढ़े थे। सोच लिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पोवर्टी, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, रस्ट गुफ्तार पारसी कम्युनिटी के लिए निकाली, 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये चीज़ें पढ़ी थी। और ये भी पढ़ा था कि पोवर्टी एंड ब्रिटिश, और एक चीज़ और, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाए थे कब, 1866, 1866 में। पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने किताब पब्लिश करी जिसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात करी, ड्रेन किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया से मनी को ड्रेन कर रहे हैं, वो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब में बताई। ही मेड द अर्लीस्ट एस्टिमेट ऑफ पोवर्टी, ठीक है। सबसे पहले 1938 में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी यानी नेताजी हमारे बनाते हैं 1938 में। और पहले जो चेयरमैन बने इस नेशनल प्लानिंग कमेटी के वो नेहरू जी बने। इसने भी पोवर्टी को एस्टिमेट करने के कुछ यहाँ पे अटेम्प्ट्स किए। एंड बॉम्बे प्लान 1944 में, जहाँ पे एक प्लान प्रस्तुत किया जाता है कुछ हमारे कॉरपोरेट्स के द्वारा जो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं बॉम्बे में, 1944 में प्लान पब्लिश करते हैं। तो डेट्स याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 एंड बॉम्बे प्लान 1944। अब इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो तो प्री इंडिपेंडेंस पढ़ रहे थे, इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारी कमिटीज़ बनी जिन्होंने कुछ ना कुछ अपने हिसाब से एक पोवर्टी लाइन दी। सबसे पहले जो बनी, सबसे पहले तो तुम्हें ये सारी चीज़ें छोड़ के कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, तुम्हें तो पहले ये पता होना चाहिए किस कमिटी, कौन कौन सी कमिटी हैं जो पोवर्टी लाइन से एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड हैं। दांडेकर रथ कमेटी अलग कमेटी, लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी। जो उस कमेटी का चेयरमैन था उसी के नाम पर ऑब्वियस सी बात है कमेटी का नाम भी पड़ता है। तो सबसे पहले जो कमेटी बनी दैट इज़ दांडेकर एंड रथ कमेटी। तो मेड द फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पोवर्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यूज द डेट ऑफ NSSO दैट इज नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, और जो कि मॉस्पी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। इसने बोला एक्सपेंडिचर बेस पोवर्टी लाइन होनी चाहिए, यानी लोग कितना खर्चा कर रहे हैं उसके बेसिस पे। देन अलग कमेटी बनती है। क्या सर हमें ईयर याद करने की ज़रूरत है? वो बाद की बात है, पहले तो ऑर्डर में याद कर लो। हाँ, दांडेकर रथ तो 1971, तो इसका मतलब अलग, उसके बाद में, उसके बाद लकड़ा वाला। तो एटलीस्ट अगर ऑप्शन में आएगा ईयर याद नहीं भी है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें रटनी होती हैं, तो आप एटलीस्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर पाओगे, है ना। तो एक ऑर्डर याद रख लो और एक का पहले वाले का ईयर याद रख लो, ठीक है। अलग कमेटी जिन्हें बोला कि न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए। रूरल का जो आदमी है, जो गांव का आदमी है, उसको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो अगर वो 2400 कैलोरी ले रहा है और अगर शहर वाला 2100 कैलोरी ले रहा है इस या फिर इससे ज़्यादा, तो वो पुअर नहीं है। अगर इससे नीचे ले रहा तो वो पुअर है। लकड़ा वाला जी ने बोला कि पॉवर्टी लाइन CPI, हमने देखा था कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स होता है जिसका यूज़ करके CPI कंबाइंड का यूज़ करके हमारी RBI मॉनेटरी पॉलिसी भी डिसाइड करती है। तो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चर वर्कर, इसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन होना चाहिए और स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन आनी चाहिए, इन्होंने लकड़ा वाला जी ने बोला। तेंदुलकर जी ने क्या बोला? हेल्थ, ये कमेटी 2009 में बनी थी और रिकमेंडेशन 2011 के टाइम पे आए थे। हेल्थ एंड एजुकेशन शुड ऑल्सो बीन अंडर द बेसिक नीड्स, को पहले बेसिक नीड्स के अंदर में हेल्थ और एजुकेशन को नहीं लेते, तो उन्होंने बोला लेना चाहिए। पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी, हम PPP डिस्कस पहले ही कर चुके हैं क्या होती है, जहाँ पे हम कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं ना दो कंट्रीज़ के। इफ़ समवन इज स्पेंडिंग मोर देन 33 पर डे ही इज़ नॉट पुअर, और अगर 33 पर डे से कम स्पेंड कर रहा है तो इज़ पुअर। यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड रिप्लेस्ड बाई मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, उन्होंने कहा URP को MRP से रिप्लेस करो। ये क्या होता है? URP होता है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, होता है कि हम जाते हैं लोगों के घर में, पूछते हैं तुमने पिछले 30 दिन में क्या क्या खर्चा किया, बताओ जरा जल्दी से बताओ, नहीं बहुत मान, तो ये होता है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। और MRP क्या होता है? मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, कि हम जाएंगे तुम्हारे घर में और हम 30 दिन में जो आपके लो फ्रीक्वेंसी आइटम्स हैं उनको देखेंगे, यानी जो आप बहुत कम स्पेंड करते हो, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला था। अगर समझ नहीं आ रहा छोड़ दो, ठीक है। वैसे तो मैंने बैच में डिटेल में एक्सप्लेन किया था लेकिन उतना नीड भी नहीं है, आप बस सिंपल याद रख लो, ठीक है, कि तेंदुलकर कमेटी ने URP को MRP से रिप्लेस करने को बोला कि MRP लाओ URP की जगह। पॉवर्टी लाइन रूरल और अर्बन में इसने ये दी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ की कितना एक तरह से एक्सपेंडिचर है। परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, इसने इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से जिन्होंने बताया उस हिसाब से जो पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे पॉवर्टी लाइन का परसेंटेज आया कि रूरल में कितने लोग गरीब हैं, अर्बन में कितने, तो ये डेटा निकल के आया था, ठीक है। पॉवर्टी रेशियो अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, 29.5%। डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। परसेंटेज ऑफ पर्सन या फिर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन 21.9% याद रखिएगा, भले आप रूरल अर्बन अलग अलग ना याद रखें। और पॉवर्टी रेशियो याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ।
हेड काउंट रेशियो क्या होता है? तो proportion of population below poverty line. Head count ratio is equal to number of multidimensionally poor people upon total population. अब ये multidimensional poverty क्या होती है वो भी अभी देखेंगे, MPI क्या चीज़ होती है. देन आखिरी में बनती है 2014 में रंगराजन कमिटी. इट क्रिएटेड कैटेगरीज विद न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कि भाई हम अलग अलग देखेंगे कैलोरी मतलब कितना, कार्ब्स कितना ले रहे हो, प्रोटीन कितना ले रहे हो, फैट कितना ले रहे हो, उस हिसाब से जो है देखेंगे. एंड इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड. यहाँ पे हम 30 दिन का नहीं 365 दिन का डेटा लेंगे और वहाँ देखेंगे अपने क्लोथिंग में कितना स्पेंड किया, खाने में कितना स्पेंड किया एंड सो ऑन. ठीक है, तो तेंदुलकर कमेटी ने बोला URP को हटाओ, MRP को लाओ, और रंगराजन ने सबसे पहले MMRP दैट इज़ मिक्स्ड मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड की बात कही. ठीक, तो तेंदुलकर कमेटी के ये जो थोड़े से डेटा हैं बस ये आपको याद करने हैं, 21.9 और 29.5. भले आप रूरल अर्बन ना याद करें लेकिन ये थोड़ा सा देख लीजिएगा. अभी आते हैं MPI क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होती है. तो ये जो MPI है इसको नीति आयोग भी पब्लिश करता है. ठीक है, नीति आयोग भी पब्लिश करता है इंडिया लेवल पे, और ओवरऑल पूरे सारी कंट्रीज़ को रैंक करता है सारी कंट्रीज़ को रैंक करता है UNDP. ठीक है, अलॉन्ग विथ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव. क्लियर है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो इसको लिस्ट करता है जहाँ पे ये 3 डिमेंशंस को लेता है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कितने डिमेंशंस? 3 डिमेंशंस को, टोटल 10 इंडिकेटर्स को, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर हेल्थ, ESN स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस इन अंडर एजुकेशन, एंड कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स अंडर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. रटने की ज़रूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा देख लो एक बार, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है कि इनमें से क्या MPI में इंक्लूडेड नहीं है. तो इंडिकेटर्स कितने हैं? 10 हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. 2 ये, 2 4, 2 6, 7 8 9 10, ये क्या है आपके इंडिकेटर्स हैं, और ये पॉवर्टी मेजर्स हैं, आपको याद नहीं रखने. ठीक है, तो 3 डायमेंशंस हैं, और कैसे याद कर सकते हो? शी डायमेंशंस, S से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, H से हेल्थ, E से एजुकेशन, खत्म. नीति आयोग भी करता है, उसके 12 इंडिकेटर हैं. जैसे ये 10 है ना इंडिकेटर, वैसे इसके 12 इंडिकेटर हैं. उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना इंडिया लेवल पे नीति आयोग जो है पब्लिश करता है. रिसेंट जिसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी थी उसमें इसने बताया था, जो टाइटल इसका रिपोर्ट का ये था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6, जिसमें बोला इसने कि 24.82 करोड़ लोग पॉवर्टी को एस्केप कर लिए हैं, यानी गरीबी से बाहर निकल आए, और सबसे ज़्यादा लोग यूपी से गरीबी से बाहर निकले हैं, यूपी में. लॉरेंस कर्व क्या होता है? लॉरेंस कर्व एक इनइक्वालिटी कर्व होता है, जहाँ पे लॉरेंस जी ने बताया ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है, जो स्ट्रेट लाइन है जो एकदम जीरो से मतलब ओरिजिन से पास हो रही है, लाइन ऑफ इक्वालिटी है. अब कोई कितना नीचे है इक्वालिटी से, दैट मीन्स कि वहाँ पे उतना ही ज़्यादा इनइक्वालिटी. जैसे मान लेते हैं ब्लू वाली एक कंट्री रशिया है, ये USA है, ये चाइना है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी सबसे कम रशिया में. तो इस तरह से अब ये एक गिनी कोफिशिएंट करके भी चीज़ होती है. तो गिनी कोफिशिएंट 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है. 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, यानी कि यहाँ पे एकदम इनइक्वालिटी है ही नहीं, और 1 है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे असमानता है. ठीक, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में दोनों ही चीज़ें ट्रू नहीं होती हैं. हर कंट्री कुछ ना कुछ बीच में ही लाई करती है, 0.2, 0.8, 0.3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तो ही नहीं सकता बिल्कुल भी इनइक्वालिटी नहीं. ऐसा भी नहीं हो सकता कि प्योर इनइक्वालिटी है. इनइक्वालिटी को लेके ऑक्सफैम जो है वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल, जहाँ पे वो बताता है किस तरह से, वो बताता है कि टॉप 1% जो इंडियंस हैं वो इंडिया की जो है 70 to 80% जो वेल्थ है वो उन्होंने रख रखी है, टॉप 1% है. तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल करके एक इंस्टीट्यूशन है, वो इसको पब्लिश करता है. IMF की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. तो IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये मैं आपको पहले वैसे तो बता चुका हूँ कि हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है. ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में क्रिएट हुआ था 1944 में, वर्ल्ड बैंक के साथ क्रिएट हुआ था. ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, एप्रिसिएशन, डेप्रीसिएशन, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन. देखिए, अगर हमारी डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कीमत में घटोतरी क्या बोलेंगे, घटोतरी नहीं, बढ़ोतरी का उल्टा क्या होगा, घटोतरी, जो भी हो, तो मतलब घट जाना, डेप्रीसिएशन. एप्रीसिएशन का मतलब बढ़ जाना, सिंपल. ठीक है, अब उसको मत पढ़ना तुम, पीछे जाके है ना, पीछे जाके इसको पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ लें फिर नहीं, अभी देख लो. डेप्रीसिएशन अगर मैं बोलता हूँ कि इंडियन करेंसी डेप्रीसिएट करके, इसका मतलब है इंडियन करेंसी की वैल्यू घट गई. जैसे कि अगर मान लो $1 में पहले आता था 80 रुपये, तो अभी आ रहा है $1 में 90 रुपये. इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर गई, घट गई. क्यों? क्योंकि पहले $1 में सिर्फ 80 रुपये मिलता था, आज $1 में 90 रुपये, आज $1 में हर 100 रुपये मिल जाता है. यानी कि हमारे जो ज़्यादा अवेलेबल होता है उसकी करेंसी, उसकी वैल्यू अपने आप डाउन हो जाती है. सिंपल है ना, तुम सबके लिए अवेलेबल रहोगे, कभी भी कोई भी कॉल कर रहा है तुरंत उठा के जहाजी जवाब भी दे रहे हो, तुमको सब हल्के मिलेंगे, अरे ऐसा ही है, उठा लेते हैं, पागल टाइप हैं. और अप्रिसिएशन कब होगा? जब तुम कॉल मत उठाओ, थोड़ा भाव खाओ, तो भाई यार वो ऐसा नहीं है, पढ़ाई कर रहा है वो, ठीक है, तो अप्रिसिएशन, समझ लो. तो ये है
डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंक्रीज इन द वैल्यू। अगर ये अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो अपने आप डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट रही है, डेप्रिसिएशन। अपने आप बढ़ रही है, एप्रिसिएशन। लेकिन अगर ज़बरदस्ती घटाया जा रहा है, डीवैल्यूएशन। ज़बरदस्ती बढ़ाया जा रहा है, रीवैल्यूएशन। ज़बरदस्ती कौन करता है? कंट्री की सेंट्रल बैंक करती है ये, ठीक है, अगर इंटरफेयर कर रही है। अब मुझे बताओ, अगर डिप्रिसिएशन होगा तो इंपोर्ट अच्छा होगा या एक्सपोर्ट अच्छा होगा? चलो बता देते हैं, आपका एक्सपोर्ट अच्छा होगा। क्यों? अगर मान लो मैंने $1 का सामान बेचा तो पहले 80 रुपया मिल रहा था, अब उसी $1 का सामान बेचने के लिए 90 रुपये मुझे मिल रहा है। खर्च तो मैं रुपया में ही करूँगा ना भारत में। तो एक्सपोर्टर्स के लिए ये अच्छा है, इम्पोर्टर्स के लिए ये अच्छा है। फेरा फेमा क्या होता है? ये एक्ट है जो फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करते हैं, फॉरेन करेंसी की मार्केट को। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में इसको रिप्लेस किया था। फेमा दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने, जो कि 1999 में आया था। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो क्या होते हैं? ये दो तरह के अकाउंट होते हैं। आर अकाउंट, ठीक है, आर अकाउंट मनी इन योर बैंक, यानी कि मान लो इंडिया का SBI है, वो रशिया की बैंक में, ठीक है, 6,000 रुपये दे के उसने एक अकाउंट खुलवाया, ठीक है। तो मान लो उसने 6,000 यहाँ पे जमा करवा रखे हैं, सो दैट अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो काम में आ जाए वो, ठीक है। तो ये क्या है? आर मनी या फिर अकाउंट इन योर बैंक, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रो। अगर रशिया के लोग जो हैं यहाँ पे हैं और रशिया के लोग 2,000 में, ठीक है, क्योंकि इंडियन चीज़ें सस्ती मिलती हैं, तो यहाँ पे जो है 2,000 रुपये वो जमा करवा दिए, तो उसको वॉस्ट्रो बोलेंगे। यानी कि योर अकाउंट हमारी बैंक में तो वॉस्ट्रो, हमारा अकाउंट तुम्हारी बैंक में तो नॉस्ट्रो, ठीक है। थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन रिसेंटली करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहते हैं, तो इसलिए मैंने बैच में करवाया था और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए। ऑलराइट, ख़त्म होता है हमारा इकोनॉमिक्स। कैसा लगा आपको इकोनॉमिक्स? कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में अपना सुझाव, फीडबैक जो भी देना है वो दे दीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सुझाव भी देना। और मिलते हैं अगले वीक में, क्या स्टार्ट करें बताइए कमेंट में। और कल 9:30 AM पे हम लोग मिलेंगे, तो ही संडे को। और साथ ही साथ आपका टेस्ट भी होगा परमार एकेडमी के ऐप पे, आपको पता है, जो हर हफ्ते होता है लाइव टेस्ट के सेक्शन में, फ्री रहता है सभी के लिए। तो वो आपका 1 बजे से स्टार्ट होगा दोपहर में। ऑलराइट, थैंक यू।